नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं सार्थक टॉक। मेरे साथ मौजूद हैं मुकुल जी, जो आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और आप व्यवहारी में रहकर आम आदमी पार्टी के लिए उसके राजनीतिक विचारों के लिए, सामाजिक विचारों के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल भाई, शो में बुलाने के लिए मुझे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। मुकुल भाई, आप जब एक युवा राजनीति में आता है, ये नैरेटिव, ये आख्यान हमारे समाज में हमेशा से रहा है कि युवा हैं तो राजनीति क्या करेंगे। जब एक युवा राजनीति में आता है तो उसे किस तरह के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मामलों से या कहूँ परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, और कितना उसके लिए ये कंफर्ट जोन के रूप में सामने आता है, कितना वीक जोन के रूप में सामने आता है। बिल्कुल आपने सही सवाल किया। ये डेफिनेटली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सबको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात, आप सब जानते हैं कि 65% की जनता, हमारे भारत की जनसंख्या 35 साल से कम की उम्र की है, जिसमें हमारे पूरे इंडिया की एवरेज एज लगभग 29 वर्ष के करीब की निकल के आती है। तो ये फैक्ट्स हमको ये बताते हैं कि इंडिया एक बहुत ही यंग कंट्री है। तो एक ऐसी कंट्री जहाँ की पॉपुलेशन इतनी यंग है, अगर वहाँ पे युवाओं का पार्टिसिपेशन नहीं दिखेगा, अगर युवा एक्टिव नहीं रहेंगे, तो वो युवाओं की समस्या कैसे रखेंगे। दूसरा सवाल जो आपका था कि पर्सनल लाइफ में उन यंगस्टर्स को, जैसे कि मैं, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और फाइनेंशियली क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या है। तो अगर एक शब्द में जवाब दूँ तो दिक्कतें होती हैं, बहुत दिक्कतें होती है, क्योंकि हम लाइफ के एक ऐसे फेज़ में होते हैं जहाँ से हमारा पूरा फ्यूचर डिसाइड होता है। बिल्कुल। तो एक ऐसा डिसीज़न लेना कि आप खुद के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, फैमिली के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, और इन सारी चीज़ के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। हमें तीनों चीज़ों में एक बराबर टाइम देना रहता है। तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है ये, और पर डे इस चैलेंज से आदमी गुजरता है। उम्मीद है कि एक परमानेंट सॉल्यूशन कभी ना कभी इसका कुछ मिलेगा। जी बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मुकुल जी ने कहा कि उम्मीद हर कोई रखता है, उम्मीद में जीवन कायम है, उम्मीद में दुनिया कायम है। खैर, एक बात और मेरे जहन में बार बार आ रही थी जब मैं व्यवहारी की ओर आया, और मैंने देखा आपने एक वीडियो अपलोड किया है गोदावल रोड को लेकर के। बिल्कुल, कुछ कहें इस पर। सबसे पहले तो आज के यंगस्टर्स, बेसिकली मेरा टारगेट रहता है कि जैसे मैं एक यंग फेलो हूँ, इस कंट्री का एक यंग पर्सन हूँ, एक युवा हूँ, तो मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज दे सकूँ। वैसे मैं होता कोई नहीं हूँ उन्हें ज्ञान देने वाला, शिक्षा देने वाला, बट मैं अपने दिल की बात रखता हूँ। जो मैं अपने सराउंडिंग में कमियाँ देखता हूँ, जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखता हूँ, मैं बस उसको सामने रखना चाहता हूँ। गोदावल रोड एक ऐसा मोहल्ला जहाँ पर मैं खुद रहता हूँ, व्यवहारी का एक बहुत ही नामचीन मोहल्ला है, वार्ड नंबर 5 में आता है, जो रास्ता करीब 10 से 15 गांवों को कनेक्ट करता है। 250 से 300 घर हैं यहाँ पर, करीब 3 स्कूल है यहाँ पर। गोदावल धाम जो पूरे न केवल व्यवहारी बल्कि पूरे शहडोल ज़िले में प्रसिद्ध है, उसको कनेक्ट करने का काम करता है। तो एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है व्यवहारी के लोगों के लिए, ना केवल व्यवहारी के लोगों के लिए बल्कि जितने लोग इससे प्रभावित हैं उन सब के लिए। तो एज अ यंगस्टर, एज अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, और आप जो भी कहें, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, ये दायित्व बनता है कि शासन प्रशासन की आंखों से पट्टी खोली जाए कि आप अपने लोगों की समस्याओं को देखिए। आपकी ये शिकायत किससे थी? नगर पालिका से, सांसद महोदया से, विधायक महोदय से, या फिर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स? थोड़ा इसको खुल के बताएं तो हम भी समझें कि भाई शिकायत आप कर किससे रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर कि कोई भी डिपार्टमेंट, हमारे अगर व्यवहारी जैसी जगहों की बात की जाए, तो उसके पास पूरी फ्रीडम नहीं रहती है। कहीं ना कहीं उसमें पॉलिटिक्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, पॉलिटिशियंस में भी उनके सीनियर पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट रहता है, केंद्र राज्य इन सारी सरकारों का इन्वॉल्वमेंट रहता ही है। अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो गोदावल रोड जो है वो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है। पीडब्ल्यूडी कहती है कि हम इसे नगर पालिका को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, हमारे पास फंड्स नहीं है। नगर पालिका भी कहती है हमारे पास फंड्स नहीं है, हम विधायक के पास अपील कर रहे हैं। विधायक कहते हैं कि हम सांसद महोदया के थ्रू चीफ मिनिस्टर को लेटर लिख चुके हैं जिसमें हम गोदावल रोड के नवनिर्माण की बात रख चुके हैं।
तो मैं खुद ही इतना ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं रिक्वेस्ट किससे करूँ, ब्लेम किससे करूँ। और जब मेरे जैसे इंसान जो थोड़ी बहुत जानकारी रखता है इस सिस्टम के बारे में, जब वो ही इतना कंफ्यूज है, तो एक आम नागरिक जाके शिकायत कहाँ करे। सबके पास अपने बहानों की चेकलिस्ट तैयार है, वो तो चाहते हैं हमको परेशान करते रहें ताकि हमारे सवाल ख़त्म हो जाए, लेकिन हमारे सवाल ख़त्म होने वाले नहीं हैं। क्योंकि आप गोदावल रोड में आके देखेंगे तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, हेल्थ और हाइजीन का कोई ध्यान नहीं रखा गया है, सड़कों के बगल में पानी भरा है, सड़कों में पानी भरा हुआ है, तो इससे कितनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ क्रिएट हो सकती हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे सांसद की बात हो, विधायक की बात हो, राज्य सरकार की बात हो या PWD की बात हो। आप जिस पार्टी से जुड़े हैं और आप जिस पार्टी की विचारधारा को लेकर के बहुत उत्साहित रहते हैं और आपने जिसके समर्थन में आकर के पार्टी को ज्वाइन भी किया, वो पार्टी सदैव अपनी राजनीति में एक बात को बहुत बार बार कहती है और जिस मॉडल को वो देश भर में प्रचारित कर रही है, दुनिया भर में उसकी बात वो पार्टी कर रही है, वह है शिक्षा का मॉडल। आप विद्यार्थी हैं और आपने पार्टी ज्वाइन भी की है, आपको क्या लगता है कि व्यवहारिक का शिक्षा स्तर कैसा है? देखिए, व्यवहारिक के शिक्षा स्तर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइवेट स्कूल की, तो वहाँ पे तो शिक्षा का लेवल बहुत अच्छा है, पर प्रॉब्लम क्या होती है वहाँ पे कि फ़ीस इतनी महंगी रहती है कि हर एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब लोगों का क्या कहना है कि गवर्नमेंट स्कूल की एक ऐसी मेंटालिटी बन चुकी है कि कोई भी इंसान गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट एक सरकारी स्कूल की जो होनी चाहिए, ताकि ना केवल मध्यम या गरीब वर्ग के लोग बल्कि अच्छे अच्छे लोग भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने भेज सकें। इससे जो ओवरऑल शिक्षा का स्तर होगा यहाँ का ज़रूर सुधरेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ना केवल बच्चे बल्कि यही बच्चे जब बड़े होंगे तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर हमारे व्यवहारिक का क्रिएट करेंगे जहाँ से डेवलपमेंट और आसान हो जाएगा, उनकी सोचने समझने की क्षमता और ज़्यादा विकसित हो जाएगी। तो शिक्षा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, ना केवल आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि हर एक पार्टी को इस पर ध्यान देना चाहिए। मेरा यही कहना है, पर्टिकुलर व्यवहारिक के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा पर ध्यान देना, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। जी बिल्कुल, शिक्षा एक बहुत अनिवार्य है और जैसा आपने कहा, आपका अनुभव व्यवहारिक की शिक्षा को लेकर के, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, स्वास्थ्य दूसरे नंबर पे आता है। व्यवहारिक की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और जो व्यवहारिक का अस्पताल है, उसको लेकर के आप क्या समझते हैं और कैसा है, कैसा हो सकता है, कैसा आप देखते हैं, कैसा आप देखना चाहते हैं, इन सब बातों पर थोड़ा प्रकाश डालें। व्यवहारी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए, बेसिकली हॉस्पिटल्स की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर काफ़ी सारी कमियाँ देखने को मिलती है। सबसे पहली कमी कि हर एक चीज़ के स्पेशलिस्ट यहाँ पर है नहीं, तो जिसको अगर यहाँ पे इलाज करवाना हुआ तो व्यवहारी ना जाके उसको बाहर ही जाना पड़ता है डायरेक्ट। अगर मेडिसिन्स की बात की जाए तो आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो अंदर कुछ दवाइयाँ ही वो नहीं दे रहे हैं, वो बहाने बना रहे हैं, वो सीधे बाहर भेज रहे हैं दवाइयों के लिए। डॉक्टर्स के कनेक्शंस रहते हैं सरकार के साथ, सरकार के कनेक्शन रहते हैं वहाँ के मेडिकल स्टोर्स के साथ। तो एक जो ओवरऑल यहाँ पे ना केवल ये व्यवहारी की बात है, आप हर जगह पे ये देखेंगे ये चीज़ें होती हैं। आप अभी जाके देखिए व्यवहारी हॉस्पिटल में आपको अंदर से दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। तो आप खुद बताइए कि हम यहाँ पे किसको ब्लेम करें? सीधा ब्लेम गवर्नमेंट को ही जाता है। अगर कोई इंसान इलाज करवाना चाहे तो ये लोग तो उसका इलाज करने को तैयार नहीं है। कोई गरीब आदमी बीमारी से यहाँ की उसको कुछ हो जाए तो कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर? और मेरा आखिरी कदम, रोज़गार, जो हर कोई चाहता है, हर युवा चाहता है, उसकी दशा और दिशा क्या है व्यवहारी में? अगर पर्टिकुलरली मैं व्यवहारी की बात करूँ तो प्राइवेट सेक्टर्स में रोज़गार तो यहाँ पे है नहीं। प्राइवेट सेक्टर के जस्ट बाद आता है लघु उद्योग, यानी कि जो खुद एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक छोटा बिजनेस करना चाहते हैं या फिर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और इसके जो प्राइमरी कारण होते हैं वो कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, नॉलेज, गवर्नमेंट सपोर्ट, ये सारी चीज़ों पे बेस्ड रहते हैं। क्योंकि जब एक सरकार योजना लाती है तो उसका यहाँ के लोग कैसे फ़ायदा उठाएं, कैसे उस योजना को इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे वो अपना स्किल को डेवलप कर सकें और उसके थ्रू कुछ अर्निंग्स ला सकें।
आप अगर व्यवहारिक की बात करें तो गवर्नमेंट की कई सारी योजनाएं हैं जो रोजगार से रिलेटेड रहती है। एक सबसे पॉपुलर जो है स्टार्टअप इंडिया रहती है, उसमें उनका दावा है कि कई लोगों को फंड रेज करते हैं। पर अगर आप ग्राउंड लेवल पे वर्क देखें, व्यवहारिक जैसी जगहों में वर्क देखें, तो क्या है स्टार्टअप इंडिया? एमएसएमई यहाँ पे कितने हैं? एक भी नहीं है। जी बिल्कुल। यहाँ के लोग शिकायत करें तो करें कैसे? जानकारी ही नहीं है उनको, और जिसको जानकारी है उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। आवाज़ दबा दी जाती है? जी हाँ। कैसे? क्या आपकी जानकारी में किसी की आवाज़ दबाई गई? जी, एक व्यक्ति का यहाँ पे मैं उदाहरण नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर आवाज़ तो व्यक्ति की ही न होती है। बिल्कुल, यहाँ पे कई लोगों के मुंह से ये चीज़ें सुनने को आती है। पर्टिकुलरली मैं अपनी ही बात करूँ तो वन आई वॉज प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिज़नेस, जब मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाला था तो वहाँ पे इतनी एक लंबी प्रोसीजर यहाँ पे सेट कर दी जाती है कि कहीं ना कहीं प्रोसेस में तो आप अटकेंगे ही। और वहाँ पे जो सबसे बड़ा जो भारत देश का मुद्दा निकल के आता है, करप्शन, वहाँ पे देखने को मिलता है, जिसे हम घूस कहते हैं। तो अगर हम घूस नहीं देते हैं तो हम वो काम नहीं कर सकते हैं, और अगर घूस देते हैं तब भी गलत है, हम करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के जो ओवरऑल व्यवस्था बनाई गई है, चाहे रोज़गार की बात हो चाहे दूसरे किसी भी फील्ड की बात हो, वो हर चीज़ को अफेक्ट कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे बात की, आपने अपने विचार रखे व्यवहारिक को लेकर के, यहाँ की स्थानीय समस्याओं को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद निखिल भाई।